पिछले पूरे एक वर्ष में जब सभी बच्चे विद्यालयों से दूर रहे तो स्वाभाविक रूप से उनका अधिगम प्रभावित हुआ है। अब जबकि विद्यालय बच्चों के लिए खोल दिए गए हैं तो अपेक्षित दक्षताओं को प्राप्त करने के लिए समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत रेमेडियल टीचिंग का प्राविधान रखा गया है, जिसके लिए सभी शिक्षकों के प्रयोगार्थ समृद्ध संदर्शिका विकसित की गई है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन सबसे पहले बेसलाइन आकलन से होना है, जिसके लिए अभी तक प्राप्त निर्देश के अनुसार 15 मार्च तक बेसलाइन आकलन पूर्ण करना था, लेकिन राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा इसकी डेट बढ़ाकर 25 मार्च कर दी गई है और कुछ दिशा निर्देश भी बदल दिए गए हैं। आइए आपको इस पत्र के माध्यम से पूरी खबर से परिचित करवाते हैं। देखिए, ये पत्र 15 मार्च 2021 को राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा समस्त जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को लिखा गया है। इस पत्र का विषय है प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों के बेसलाइन आकलन से संबंधित दिशा निर्देश एवं बजट प्रेषण के संबंध में। इस पत्र में आगे लिखा गया है, कृपया बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या दिनांक 5 फरवरी 2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2021 से उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा 1 मार्च 2021 से प्राथमिक विद्यालयों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 महामारी के कारण लगभग एक वर्ष पश्चात विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो रहा है। कोविड महामारी के दौरान लंबे समय तक बच्चों के लिए विद्यालय बंद होने के कारण उनकी दक्षताओं पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के कारण बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने एवं उनकी दक्षताओं को बढ़ाने के लिए शिक्षकों के समक्ष यह चुनौती है कि वे किस प्रकार सभी बच्चों को कक्षानुसार अपेक्षित अधिगम स्तर की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करें। इस पत्र में आगे लिखा गया कि कोरोना काल में विद्यालयी स्तर पर पठन पाठन प्रक्रिया बाधित रही, जिससे बच्चों में आए लर्निंग गैप को यथाशीघ्र दूर करना अत्यंत आवश्यक है कि जो एक्सपेक्टेड आउटकम है और जो बच्चों का एक्चुअल आउटकम है उसके अकॉर्डिंग जो उनका डिफरेंस है, जो लर्निंग गैप है, वो निश्चित तौर पे आया है। उक्त के संबंध में बच्चों को कक्षानुसार पाठ्यक्रम के साथ सहज करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत शिक्षकों के प्रयोगार्थ विभिन्न संदर्शिकाएं भी विकसित कर उन्हें उपलब्ध कराई गई हैं तथा उक्त के संबंध में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया है। लर्निंग गैप को दूर करने के लिए हिंदी व गणित विषयों में समृद्ध संदर्शिकाओं का विकास किया गया है, जिसके उपयोग से बच्चों के लर्निंग गैप की पहचान कर उन्हें दूर करने व उन्हें कक्षानुरूप स्तर पर लाने का प्रयास किया जा रहा है। कि जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे शिक्षक प्रशिक्षण चल रहे हैं, जिसके माध्यम से शिक्षकों को प्रशिक्षित करने की तैयारी है। इसके लिए विभिन्न तरह की हस्त पुस्तिकाओं का भी निर्माण किया गया है। इसी क्रम में समृद्ध संदर्शिका का भी निर्माण किया गया है, जिसके माध्यम से रेमेडियल टीचिंग देने का प्राविधान है। तदक्रम में जनपदों को विद्यालय स्तर पर फॉर्मेटिव असेसमेंट करने हेतु विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करते हुए अतिरिक्त स्टेशनरी आदि हेतु बजट निम्नांकित निर्देशों के साथ अवमुक्त किया जा रहा है। देखिए, विद्यालय स्तर पर फॉर्मेटिव असेसमेंट करने के लिए जो विद्यालयों में उपलब्ध सामग्री है और जो अतिरिक्त स्टेशनरी की आवश्यकता है उसके लिए बजट जारी कर दिया गया है, जिसके लिए जो निर्देश हैं वो इस प्रकार हैं। इसमें सबसे पहले कि सर्वप्रथम विद्यार्थियों के संप्राप्ति स्तर का आकलन करते हुए शिक्षण की प्रभावी रणनीति शिक्षक द्वारा तैयार की जानी है। इसके लिए समृद्ध हस्त पुस्तिका में दिए गए आकलन प्रपत्र का प्रयोग करते हुए कक्षा 1 से 5 के बच्चों का हिंदी व गणित के विषय में बेसलाइन आकलन किया जाए। देखिए, समृद्ध हस्त पुस्तिका में सभी कक्षाओं का बेसलाइन आकलन दिया गया है। कक्षा 1 से 5 तक भाषा और गणित में उस बेसलाइन आकलन प्रपत्र के माध्यम से बच्चों का बेसलाइन आकलन करना है। इसमें अगला है कि ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में दिए गए आकलन प्रपत्र का प्रयोग कर या उसी प्रकार का प्रपत्र विद्यालय स्तर पर विकसित कर कक्षा 6 से 8 के बच्चों को हिंदी, अंग्रेजी, गणित व विज्ञान विषयों का बेसलाइन आकलन किया जाएगा। देखिए, कक्षा 1 से 5 तक हिंदी और गणित में बेसलाइन आकलन करना है, जिसके लिए समृद्ध संदर्शिका में बेसलाइन आकलन प्रपत्र दिया गया है। लेकिन कक्षा 6, 7, 8 में हिंदी, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषयों का बेसलाइन आकलन किया जाएगा, जिसके लिए ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका में ध्यानाकर्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आधारभूत आकलन प्रपत्र यानी कि बेसलाइन आकलन प्रपत्र बनाने का तरीका बताया गया है। वहाँ पर उदाहरण भी प्रस्तुत किया गया है, तो आप उन आकलन प्रपत्र के माध्यम से या उसी तरह का नया आकलन प्रपत्र बनाकर इन विषयों से संबंधित बेसलाइन आकलन कर सकते हैं। इसमें आगे है, शिक्षक बेसलाइन आकलन के पूर्व शिक्षक डायरी में आकलन के प्रकार एवं टूल्स का अंकन करना सुनिश्चित करेंगे। उक्त आकलन प्रत्येक स्थिति में
25 मार्च के पूर्व पूर्ण कर लिया जाए। देखिए, शिक्षक डायरी में इस तरह का कोई फॉर्मेट नहीं है कि वहाँ पर आप बेसलाइन आकलन प्रपत्र को लिख सकें या बेसलाइन आकलन प्रपत्र करने के बाद जो बच्चों का परिणाम है उसे लिख सकें। तो इसके लिए आप एक अलग से डायरी बना सकते हैं और यह कार्य 25 मार्च से पूर्व हो जाना चाहिए। इसमें अगला है कि आकलन हेतु विद्यार्थियों को ब्लैंक सीट उपलब्ध कराई जाए। आकलन से प्राप्त परिणामों का संबंधित कक्षा अध्यापक, विषय अध्यापक द्वारा छात्रवार अभिलेखीकरण किया जाना। तो देखिए, इसके लिए बच्चों को ब्लैंक शीट देनी है। फिर उस ब्लैंक शीट में प्रश्न पत्र के आधार पर बच्चे जो भी उनका सॉल्यूशन होगा, जो भी उत्तर होगा उसे लिखेंगे और इसके लिए कक्षा अध्यापक या विषय अध्यापक छात्रवार जो भी रिजल्ट रहा है उसका अभिलेखीकरण करेगा। इसमें अगला है, आकलन के पश्चात बच्चों की कापियों का आगामी 4 दिनों में मूल्यांकन कर प्रेरणा तालिका में बच्चों द्वारा प्राप्त लर्निंग आउटकम के सापेक्ष अंकन किया जाए। इस प्रकार यह ज्ञात हो सकेगा कि बच्चों के साथ किस लर्निंग आउटकम पर कार्य करना है। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है कि जो बेसलाइन आकलन होता है ध्यान आकर्षण कार्यक्रम के अंतर्गत, जो आधारभूत आकलन प्रपत्र बनाना होता है वो दक्षताओं के आधार पर होता है। तो देखिए, बेसलाइन आकलन के बाद 4 दिनों के अंदर मूल्यांकन कर लेना है। उसके बाद जिन भी दक्षताओं को बच्चा प्राप्त नहीं कर सका है, अध्यापक बच्चों के साथ उन लर्निंग आउटकम्स पर काम करेगा और जो बच्चों के मूल्यांकन के पश्चात जो भी रिजल्ट होगा उसे प्रेरणा तालिका पर भी अंकित करना है। इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों के मुख्य लर्निंग आउटकम को चिन्हित कर शिक्षक प्रेरणा तालिका बना लें तथा उनके वर्तमान स्तर को उक्तानुसार दर्ज करें। तो देखिए, बेसलाइन आकलन करने के बाद जो बच्चे का वर्तमान स्तर है वो पता चलता है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भी प्रेरणा तालिका पर बेसलाइन आकलन के बाद जो भी रिजल्ट आता है उसका अंकन करना है। इसमें अगला है कि बेसलाइन आकलन की कापियां तथा समस्त रिकॉर्ड विद्यालय स्तर पर कम से कम 1 वर्ष के लिए सुरक्षित रखे जाएंगे, जिससे कि सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान इनको संदर्भित किया जा सके। तो देखिए, मूल्यांकन के बाद जो भी बेसलाइन आकलन प्रपत्र की कॉपियां होंगी उससे संबंधित जितने भी रिकॉर्ड होंगे वो सब 1 वर्ष तक विद्यालय में रखना है, ताकि उसके अनुरूप उसके हिसाब से सपोर्टिव सुपरविजन किया जा सके। आगामी 8 सप्ताह के समृद्ध हस्तपुस्तिका के अनुरूप शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की जानकारी अभिभावकों को साझा की जाए तथा बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए निरंतर प्रेरित एवं प्रोत्साहित किया जाए। देखिए, समृद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत 0 सप्ताह जिसमें आपका ये बेसलाइन आकलन होगा, उसके बाद 8 सप्ताह रेमेडियल टीचिंग चलेगी, जिसके लिए अभिभावकों को इसके बारे में बताना है और बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करना है। इसमें आगे है कि उक्त के अनुसार शिक्षक अपनी शिक्षण योजना को शिक्षक डायरी में दर्ज करें तथा तदनुसार शिक्षण कार्य सुनिश्चित करें। इस प्रकार प्रेरणा ज्ञानोत्सव के 100 दिनों के अंदर बच्चों के लर्निंग गैप को कम करने का योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया जाए। तो देखिए, जो रेमेडियल टीचिंग के लिए जो भी आपको टीचिंग प्लान बनाना है वो आपकी शिक्षक डायरी में मेंशन होना चाहिए। 100 दिन का जो प्रेरणा ज्ञानोत्सव कार्यक्रम है उसमें पुरजोर कोशिश ये करनी है कि जो बच्चों का लर्निंग गैप है उसको योजनाबद्ध तरीके से प्रयास करते हुए बच्चों को सभी दक्षताएं प्राप्त करवाने का जो लक्ष्य है वो इन 100 दिनों में पूर्ण हो जाए। इसमें आगे की इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि आकलन से प्राप्त परिणाम के आधार पर बच्चों की स्तरानुसार सूची शिक्षक के संदर्भ के लिए है। किसी भी बच्चे से यह नहीं कहा जाएगा कि उनका अधिगम स्तर किस कक्षा के अनुरूप है। हाँ, एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है कि देखिए, जब आप बेसलाइन आकलन करेंगे तो उसमें ये भी हो सकता है कि अगर कोई कक्षा 5 का बच्चा है तो उसका जो अधिगम स्तर है वो कक्षा 3 के बच्चे के अनुरूप आए। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि किसी भी बच्चे को ये नहीं बताना है कि उसका जो अधिगम स्तर है वो किस कक्षा के अनुसार है। इसमें आगे लिखा गया कि प्राथमिक स्तर पर समृद्ध व उच्च प्राथमिक स्तर पर ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के अनुसार रेमेडियल टीचिंग के दौरान प्रत्येक शिक्षण प्रत्येक सप्ताह बच्चों की समझ व कौशल को परखेगा। तो देखिए, यहाँ पर एक विशेष चीज़ कही गई है कि कक्षा 1 से 5 तक के लिए तो समृद्ध संदर्शिका का निर्माण किया गया है, लेकिन उच्च प्राथमिक स्तर पर समृद्ध संदर्शिका का निर्माण नहीं किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि कक्षा 3 से 8 तक के लिए ध्यानाकर्षण मॉड्यूल बनाया गया है, तो कक्षा 6, 7, 8 के लिए जो बेसलाइन आकलन प्रपत्र बनेगा वो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल के आधार पर बनेगा। इस प्रकार वे यह जानने का प्रयास करेंगे कि उनके द्वारा पढ़ाई गई अवधारणा बच्चे समझ पा रहे हैं तथा संबंधित लर्निंग आउटकम प्राप्त कर रहे हैं। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में किया जाएगा। इस प्रकार फॉर्मेटिव तरीके से शिक्षक बच्चों के अधिगम या नियमित आकलन करेंगे तथा उनकी प्रगति को पूर्व में वर्णित तरीके से प्रेरणा तालिका में अंकित करेंगे। तो इस तरह से जो बच्चों का वर्तमान अधिगम स्तर है उसे पता किया जाएगा और उसके बाद दक्षताओं पर कार्य करते हुए उन्हें जो मेन स्ट्रीम है, जो इस समय मुख्य धारा है शिक्षा की, उसमें जोड़ा जाएगा। इसमें आगे लिखा गया कि इस पूरी प्रक्रिया में समृद्ध हस्तपुस्तिका के साथ साथ आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, सहज पुस्तिकाएं, प्रिंट रिच सामग्रियां जैसे कहानी, चित्र
व कविता पोस्टर्स, गणित पोस्टर्स, अभ्यास कार्ड, गणित किट आदि का व्यापक प्रयोग भी किया जाए। तो देखिए इस पूरी प्रक्रिया में जो आपको बेसलाइन आकलन प्रपत्र बनाना है, बेसलाइन आकलन प्रपत्र के आधार पर जो आपको बच्चों का बेसलाइन आकलन करना है, तो इसमें जो आपके सहयोगार्थ जो जो हस्त पुस्तिकाएँ हैं वो इस प्रकार है। उसमें आपको समृद्ध हस्त पुस्तिका, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, ध्यानाकर्षण हस्त पुस्तिका, इसके साथ साथ जो आपके विद्यालय में प्रिंटेड सामग्रियाँ गई हैं उनका उपयोग, जिसमें कहानी, चित्र और कविता पोस्टर्स आदि का वर्णन है। इसके अलावा अभ्यास कार्ड या कार्यपत्रक, गणित किट, इन सभी चीज़ों का आपको व्यापक प्रयोग करना है। इसमें आगे की 8 सप्ताह के रेमेडियल टीचिंग के पश्चात सभी बच्चों का एंडलाइन असेसमेंट किया जाएगा। यह बेसलाइन आकलन की तरह ही किया जाएगा। तो देखिए जब 8 सप्ताह के रेमेडियल टीचिंग समाप्त हो जाएगी तो उसके बाद बच्चों का एंड लाइन असेसमेंट होगा, जिसके आधार पर यह जाना जाएगा कि जो आपका 8 सप्ताह का कार्य था रेमेडियल टीचिंग का, उसके बाद बच्चे मुख्य धारा में पहुंच पाए हैं कि नहीं पहुंच पाए हैं। और यह जो एंड लाइन असेसमेंट होगा उसे सेट 3 यानी कि स्कूल असेसमेंट 3 के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद जो अगला है कि एंड लाइन असेसमेंट के पश्चात शिक्षक सामान्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भी फॉर्मेटिव असेसमेंट नियमित रूप से सुनिश्चित करें। ऐसा करने से ये बच्चों के वास्तविक अधिगम स्तर से वैज्ञानिक रूप से परिचित होते हुए अपनी शिक्षण योजना में आवश्यक बदलाव व परिमार्जन कर सकेंगे। इसमें अंतोगत्वा बच्चों व विद्यालय के प्रदर्शन में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित हो सकेगा। तो देखिए जो आपका ये एंड लाइन असेसमेंट होगा उसके बाद में भी जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा वो पूरे सत्र भर चलता रहेगा, ताकि बच्चों का समय समय पर मूल्यांकन होता रहे। इसमें अगला है कि प्रभावी कक्षा शिक्षण हेतु विद्यालय में अध्यापकों द्वारा TLM हेतु आवश्यक सामग्री का निर्माण क्रय किया जाए तथा आवश्यकतानुसार कक्षा शिक्षण में प्रयोग सुनिश्चित किया जाए। तो देखिए कक्षा शिक्षण के लिए जो TLM का निर्माण है वो समय समय पर अध्यापकों द्वारा किया जाएगा। इसके निर्माण या क्रय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इसमें अगला है सपोर्टिव सुपरविजन। संबंधित ब्लॉक के ARP हिंदी, अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान के जो ARP हैं द्वारा अपने विकास खंड के विद्यालयों के बेसलाइन आकलन परिणामों के आधार पर स्तरवार बच्चों की संख्या की सूची तैयार कर अपने पास रखेंगे, जिससे कि सपोर्टिव सुपरविजन के दौरान उसका उपयोग किया जा सके। यह सूची ARP व डाइट मेंटर्स के पास भी उपलब्ध होनी चाहिए। देखिए बेसलाइन आकलन के बाद बच्चों का स्तर विभाजन करना है, तो इन सभी से संबंधित जो सूचियां हैं वो ARP अपने पास रखेंगे, जिसके आधार पर सपोर्टिव सुपरविजन किया जा सके। यह सूची SRG और डाइट मेंटर के पास भी उपलब्ध होनी चाहिए। इसमें आगे लिखा गया कि समय समय पर होने वाले पर्यवेक्षण भ्रमण के समय संबंधित अधिकारियों द्वारा बेसलाइन आकलन के परिणामों के आधार पर अनुश्रवण व सहयोग प्रदान किया जाए। इसके लिए विद्यालय स्तर पर बेसलाइन से प्राप्त परिणामों के आधार पर बच्चों के स्तरानुसार सूची का अवश्य अवलोकन किया जाए तथा रैंडम आधार पर कुछ बच्चों के साथ वार्ता कर उनकी वास्तविक अधिगम स्थिति को जानने का प्रयास किया जाए। तदनुसार शिक्षकों को आवश्यक सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु निरंतर प्रोत्साहित किया जाए। देखिए जो सहयोगात्मक पर्यवेक्षण होगा या अधिकारियों का जो औचक निरीक्षण होगा उसमें जो बेसलाइन आकलन प्रपत्र के आधार पर जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है उसकी जांच की जाएगी। रैंडमली बच्चों से भी पूछा जाएगा कि उनका जो वर्तमान स्तर है वो क्या है, और जिसके आधार पर शिक्षकों को आवश्यक सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इसमें अगला समुदाय का सहयोग है कि बेसलाइन आकलन से प्राप्त बच्चों के परिणामों को सारांश रूप में अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक में प्रधानाध्यापक द्वारा साझा किया जाएगा। ये बेसलाइन आकलन के बाद जो भी रिजल्ट आया है वो जो अभिभावकों की बैठक होगी अभिभावकों के साथ भी शेयर की जाएगी। इस बैठक में अभिभावक को अपने बच्चों को नियमित रूप से विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित किया जाए, जिससे कि वे कक्षानुरूप अधिगम स्तर को प्राप्त कर सकें। तो पूरे प्रोसेस में जब बेसलाइन आकलन हुआ उसका परिणाम साझा किया गया, तो उसी बैठक में अभिभावकों को भी प्रेरित करना है कि वो अपने बच्चों को विद्यालयों में भेजें ताकि वो जो अपेक्षित दक्षताएं हैं उन्हें प्राप्त कर सकें। इसमें आगे के एंड लाइन के परिणामों को भी अभिभावकों के साथ साझा किया जाए तथा रेमेडियल टीचिंग से बच्चों के अधिगम स्तर में आए सुधारों को उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाए, साथ ही उनके महत्वपूर्ण योगदान को भी सराहा जाए। तो देखिए बैठक में आपको एंड लाइन असेसमेंट का जो रिजल्ट है वो भी आपको बताना होगा। बेसलाइन असेसमेंट के बाद जो एंड लाइन असेसमेंट हुआ है उस ड्यूरेशन में बच्चों ने क्या सीखा है, ये सभी चीज़ें आपको अभिभावकों के साथ में साझा करनी है। उत्कृष्ट प्रतिभा वाले छात्रों को विद्यालय प्रबंध समिति अभिभावक बैठक के सम्मुख बुलाकर सम्मानित किया जाए।
जिससे कि बच्चों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना का विकास हो सके। ऐसे प्रतिभाशाली छात्रों के अभिभावकों के योगदान को भी सराहा जाए। देखिए, बैठक में जो उत्कृष्ट प्रतिभा वाले छात्र हैं उनको विद्यालय प्रबंध समिति या अभिभावक बैठक में आपको बुलाकर सम्मानित करना होगा, ताकि सभी बच्चों में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा जनरेट हो और वो भी कुछ अच्छा कर सके। ऐसे बच्चों के अभिभावकों को भी आपको सम्मानित करना है और उनके योगदान की सराहना करनी है। इसमें आगे वित्तीय प्राविधान के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2020-21 में CCE कार्ड एवं चाइल्ड प्रोफाइल मद में स्वीकृति के अनुक्रम में प्राथमिक विद्यालय हेतु रुपये 250, उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 150 एवं कंपोजिट विद्यालय हेतु 400 प्रति विद्यालय की दर से धनराशि कुल रुपये 3,47,57,950 मात्र संलग्न तालिकानुसार जनपदों को विद्यालय प्रबंध समिति खातों में स्थानांतरित करने हेतु अवमुक्त की जा रही है। देखिए, जो भी विद्यालय, जिस भी प्रकार का विद्यालय अगर प्राथमिक विद्यालय है उसमें प्राथमिक विद्यालय स्तर पर 250, उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 और कंपोजिट विद्यालय के स्तर पर 400 रुपये प्रति विद्यालय की दर से धनराशि अवमुक्त की जा रही है। इसमें जनपद को प्रेषित धनराशि का आहरण, खातों का रखरखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधी समस्त कार्यवाही मैनुअल फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड प्रोक्योरमेंट के प्राविधानों के अनुसार संपन्न की जाएगी। इसमें अंतिम है कि जनपद को अवमुक्त धनराशि का उपभोग PMS पोर्टल पर CC कार्ड एवं चाइल्ड प्रोफाइल हेड में भरा जाएगा। उक्त धनराशि का व्यय विवरण प्रबंध पोर्टल पर अपलोड कराते हुए उपभोग प्रमाण पत्र राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। तो इस तरह इस पूरे कार्यक्रम के संचालन के लिए जो भी धनराशि अवमुक्त की जा रही है उसका कैसे रखरखाव करना है, उसका कैसे डॉक्यूमेंटेशन करना है, उसकी कैसे फीडिंग करनी है, ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अतः निर्देशित किया जाता है कि उपर्युक्त कार्यवाही क्रियान्वयन सुनिश्चित कराते हुए उपभोग PMS पोर्टल पर दिनांक 20 मार्च 2021 तक अपलोड कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को इस पूरे प्रोसेस में जो भी चीज़ें ऑनलाइन करनी है उसके लिए जो अंतिम तिथि दी गई है वो 20 मार्च 2021 तक इन सभी चीज़ों को अपलोड कर देना है। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दी गई वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग से संबंधित जो और महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।